में कितना बड़ा है ओबीसी फैक्टर? यूपी भाजपा में ओबीसी की अनदेखी का हिमाचल पर कितना असर? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही बीजेपी को एक के बाद एक लगातार सियासी झटके लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी छोड़ने की होड़ मच गई है। पार्टी को अलविदा कहने वालों में ज्यादातर यही बोल रहे हैं कि भाजपा राज में दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों की अनदेखी हो रही है। अब यूपी में ओबीसी फैक्टर का हिमाचल में कितना असर होगा? आखिर कितना बड़ा है हिमाचल में ओबीसी फैक्टर? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। जी हिमाचल में ओबीसी फैक्टर, चुनावों की बात, चुनावी साल में आ गए हैं जीवन ऋषि हम हिमाचल। देखिए, तो अब ये देखते हैं कि हम बाकी प्रदेश जो हैं वो प्रदेश जहाँ पे या तो चुनाव होंगे या होने ही वाले हैं। आपको पता है कि क्या गहमा गहमी चली हुई है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, मंत्री धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं, सरकार भाजपा की है वहाँ पे, मंत्री भी जा रहे हैं, कुछ एमएलएज भी जा रहे हैं, हालांकि दूसरी तरफ से भी जा रहे हैं, लेकिन बात वही होगी कि सरकार से भी जा रहे हैं और सभी ज़्यादातर नेता जो हैं ये ओबीसी हैं। हिमाचल में भी हम इसको देखें कि हिमाचल में भी एक ओबीसी नेता, बड़े नेता या बड़े वर्ग या आप कहें कई सीटें ऐसी हैं जहां पे ओबीसी का एक अच्छी खासी मौजूदगी है। इस दृष्टि से आप क्या कहेंगे कि ये कितना सही है तुलना जीवन ऋषि? जी, अभी जो यूपी से खबरें छनकर आई हैं उसमें 14 के करीब एमएलए, जिसमें 3 मंत्री शामिल हुए, उन्होंने एक ही लाइन पे बयान दिया जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है या सरकार छोड़ी है, तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा, वंचित, किसान, अल्पसंख्यक की कोई पूछ नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से उनकी जो लाइन है वो पिछड़ों को एक तरह से संदेश देना चाह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग की सरकार में या इस भाजपा सरकार में सुनवाई नहीं है। तो इसका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो इसकी जो लहरें हैं वो नो डाउट हिमाचल में भी आएंगी और जो उत्तर प्रदेश से सटे और राज्य हैं उसमें भी इसका असर तो दिखेगा। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी पिछड़ों को एक तरफ, हालांकि हम याद करें वो दौर जब पिछली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उस टाइम इन हाउसिंग सेशन था, तो विपक्ष ने विरोध किया था। जब नए नेता आए थे, वॉकआउट हो गया था, तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था कि मैंने इतने पिछड़ों को नेता बनाया, मंत्री बनाया है, इसलिए लोगों को महसूस नहीं। अब उत्तर प्रदेश में वो कुछ गड़बड़ होता दिख रहा है। जब श्री आपने हिमाचल की भी चर्चा की, हिमाचल में ओबीसी राजनीति की क्या स्थिति है वर्तमान? जी, अभी हिमाचल में भाजपा की सरकार है, तो इसमें जो ओबीसी की अगर बात की जाए तो 55 जातियों का करीब समूह है और इसमें कुछ एक लीडर्स हैं, जैसे रमेश धवाला है, छोटे बड़े, उन्होंने 15 से ज़्यादा इलेक्शन जीते हैं, लेकिन उनके पास योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष जैसा कोई बड़ा प्रभावशाली बोर्ड तो है नहीं, उपाध्यक्ष हैं उसके भी। दूसरे सामाजिक न्याय मंत्री हैं सरवीण चौधरी, तो उनके पास पहले शहरी विकास था, तो एक तरह से उनकी भी अनदेखी की बातें सामने आती हैं। पांवटा से सुखराम चौधरी हैं, जिनके पास एक ऊर्जा मंत्री हैं और प्रभावशाली एक तरह से नेता है वो। बाकी अगर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो भेदभाव की बातें तो यहाँ लगातार नेता उठाते हैं, लेकिन ये जो मांग उठाते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता, ये उसी समय उठाते हैं जब चुनाव होते हैं। चुनाव, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी अब पलायन का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डेट्स डिसाइड हो गई और एक ही लाइन पे आ रहे। हालांकि वहाँ के लिए ये भी कहा जा रहा है कि एमवाई फैक्टर जो होता है, मुस्लिम यादव फैक्टर का लाभ लेने के लिए भी कुछ हो रहा है, क्योंकि भाजपा में दोनों ही फायदे नहीं मिलेंगे उन नेताओं को। जी, आपने नेताओं की बात की, अब मैं आपसे एक बार फिर वही मेरा मंशा है कि राजनीति जो है ये कितना प्रभावित करती है, कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे ओबीसी जो एक वर्ग है जी वो एक तरह से डोमिनेंट है या फिर ऐसी स्थिति में है कि वो चुनाव के नतीजे बना या बिगाड़ सकता है? जी, अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के जो समूह है वो तो जो दावे करते हैं तो 30 से ज्यादा की बात करते हैं, लेकिन 68 में से जी, लेकिन जो ग्राउंड पे है वो वैसा दिखता नहीं है। उसमें फिर कुछ एक ही सीटें रह जाती हैं और वहाँ से जीते हैं, जैसे पांवटा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ स्ट्रॉन्ग है, कांगड़ा में भी स्ट्रॉन्ग है। अगर भाजपा की बात की जाए, कांग्रेस की कोई ऐसी सीटें हैं जैसे कांगड़ा सदर है, वहाँ से अन्य पिछड़ा वर्ग का ही वर्चस्व रहा है। नगरोटा धर्मशाला में भी ठीक है, मतलब जवाली है, तो इस तरह के कई सारे, शाहपुर भी बिल्कुल है, तो हमीरपुर में
नादौन भी एक ऐसा नादौन क्षेत्र है। तो कई सारे इलाके हैं, लेकिन जो ओबीसी के जो मौजूदा लीडर है वो सरकार से ही सवाल पूछेंगे जो सरकार में है, तो वो सिर्फ चौथे साल ही जागते हैं। पूर्व में कई सारे बड़े लीडर्स रहे हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल हाँ, मेरा ये सवाल भी था आपसे कि पूर्व में ऐसे कौन नेता थे जिन्होंने ओबीसी राजनीति को एक आकार दिया, जब ये समझा जाने लगा कि हिमाचल में ओबीसी भी एक ऐसा वर्ग है जिसकी सुनी जानी चाहिए और वो अपना प्रभुत्व या आप ये कहिए प्रभाव रखता है। जी 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 बिल्कुल। अगर बीजेपी की बात की जाए तो इसमें चौधरी विद्यासागर ने पूरे जब कृषि मंत्री थे तो उन्होंने खेती में बहुत बड़े काम किए, शायद तभी ये कांगड़ा घाटी जो है वो उतनी तरक्की कर पाई है। इसके अलावा नगरोटा से रामचंद्र भाटिया थे, उन्होंने अच्छा काम किया। संजय चौधरी रहे हैं, विधायक रहे, अभी भी भाजपा में अच्छे पद पे हैं। नगरोटा से अभी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही विधायक है अरुण मेहरा। तो मौजूदा समय में ये है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इसमें आपके शाहपुर में भी सरवीन चौधरी है। लेकिन बात चली थी कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग की समस्या कौन उठाता है या पिछड़ा वर्ग से जुड़े जो सवाल हैं वो कौन कौन लगाते हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो इसमें एक छत्र राज जो रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग से चौधरी चंद्र कुमार का रहा है, तो उनको एक तरह से पिछड़ा वर्ग के लोग लीडर मानते रहे हैं। इसके अलावा हरदयाल बड़े नेता रहे हैं, चौधरी हरदयाल जी। ऊना से थे गणेश दत्त भरवाल, चौधरी राम रखा। अब और कांगड़ा से दो बड़े और नाम है, यंग है, पवन काजल है और सीपीएस पूर्व सीपीएस नीरज भारती जो अन्य पिछड़ा वर्ग से अभी यंग ब्लड कहा जाता है, जिनको कहा जाता है। तो लेकिन अभी हिमाचल में अभी तक जो हुआ है, जो अभी अनदेखी की बात चल रही थी, तो ये अनदेखी चौथे या पांचवें साल ही याद आती है पिछड़ा वर्ग के नेताओं को। वो 4 साल तक तो वो बिल्कुल सरकार में रहते हैं, सरकार के साथ चलते हैं, सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स भी लेते हैं, लेकिन जब 5वां साल आता है तो बिरादरी को गोलबंद करने के लिए क्या ऐसा होता है? जी बिल्कुल वो बिरादरी को सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। अगर उन्हें इतनी अगर पिछड़ा वर्ग की ही फिक्र हो तो वो 4 साल शुरू से ही उन मांगों को उठाएं। 5वां साल जब आता है तो वो उनको फिर से वही वो आरक्षण की बातें करने लग पड़ते हैं, अनदेखी की बातें करने, और वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, ना कि पूरे उस समुदाय या वर्ग को एड्रेस करते हैं। जी, आपका कहना है कि खुद वो रेलेवेंट बने रहने के लिए जनता की बात उठाने की बात करते हैं, जबकि 4 या 5 साल जितने भी वो है, और फिर सरकार चाहे किसी भी तरफ की हो, ऐसा होता है, बिरादरी को ऐसा लगता है। लेकिन बावजूद इसके हम ये मान के चले कि आपका जीवनश्री, जहाँ तक आपने हमारे दर्शकों के लिए बताई चीज़ें, जो मैं समझ रहा हूँ कि ओबीसी एक बड़ी बिरादरी है और वो चुनावों में देखिए, चाहे वो एक पार्टी ए है चाहे पार्टी बी है, दोनों के लिए बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। क्योंकि अब देखिए ना 68 सीटें हैं, यहाँ पे थोड़े से वोट, हमें तो पता है हिमाचल में तो 100, 200, 500 और 1000 में कई सीटें निपट जाती हैं, इतने फर्क के बीच 1-2 हज़ार का अंतर होता है और 2000 भी बहुत कम होता है। जीवनश्री, कई बार तो आप ये समझिए कि 100-200 से लेकर 1000 तक ही कोई 20 सीटें डिसाइड हो जाती हैं। बिल्कुल कई सारे नेता इसीलिए चुनाव में आते हैं या चुनावी दिनों में निकलते हैं कि वो जीतेंगे नहीं तो दूसरे को हरवा जरूर देंगे, मतलब अपना एक रेलेवेंसी जो कहते हैं वो बनी रहेगी। हाँ, हमने आज चर्चा की ओबीसी की, आगे भी हम ऐसा नहीं कि ओबीसी की हमने आज ही चर्चा करनी थी, आगे भी देखेंगे क्या प्रभाव है, क्या रुतबा है ओबीसी राजनीति का हिमाचल प्रदेश की सियासत में।